जंगल बेच दिए, ठेके बेच दिए, नौकरियां बेच दी। नौकरी कोई आम गरीब नहीं ले सकता था, काबिल लड़का नहीं ले सकता था। फारूक अब्दुल्ला साहब को मर्जी आई, हाँ ये मुझे पसंद है, तुझे एग्रीकल्चर में नौकरी, तुझे R&B में नौकरी, तुझे PHE में नौकरी। तो गरीब बेचारा, जिस मां बाप ने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया और इंतजार किया कि कोई सरकारी नौकरी लगेगी, उसे महरूम रखा गया। जितने भी चोर चकारे थे इस देश में, मोदी जी का नारा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। जितनी भी पार्टीज की हुई, कभी आपने देखा कि किसी भ्रष्टाचारी पे कोई मुकदमा चला, कोई केस चला, कोई पकड़ा गया? नहीं, करते नहीं थे। क्यों? इस बार तू आया है, तूने चोरियां की, अगली बार मैं आऊंगा, मैं चोरियां, हमारी दोस्ती पक्की, जनता को बेवकूफ बनाते जाएंगे। क्यों नहीं केस होते थे? क्यों नहीं पकड़ते थे? एजेंसी तब भी थी, क्योंकि इन्होंने रिश्तेदारी कर रखी थी आपस में। जब तू आएगा मुझे नहीं छेड़ना, जब मैं आऊंगा तुझे नहीं छेड़ूंगा। चोर चोर मसेरे भाई। अब इनको परेशानी हो गई, भाई हमें क्यों पूछ रहे हैं? अब तो जमहूरियत खतरे में है। क्यों? क्योंकि अब मिनिस्टरों को पूछा जा रहा है, भाई तूने इतना पैसा कहां से लाया? तूने सरकारी जमीन इसने ऐसी कैसे हड़प की? इतनी बिल्डिंगें कहां से लाई? आज फारूक अब्दुल्ला साहब को पूछा जा रहा है कि 40 करोड़ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला हुआ है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आया है, उसका हिसाब दो। साथियों, वकार साहब ने आपको यहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की बात की। मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूं। उड़ी के लोगों को बहुत देरी ना डिमांड थी, क्योंकि यहां पे ये चाहते नहीं थे। जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी पार्लियामेंट से बिल पास होके उड़ी के लोगों को एक और सौगात मोदी जी की तरफ से होगी। बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं, किसी नशे में नहीं कह रहा हूं। मैंने जिंदगी में कभी नशा नहीं किया है, इसलिए बड़े होशो हवास में कह रहा हूं, बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं, घमंड से नहीं कह रहा हूं, बड़ी शालीनता से कह रहा हूं। आने वाली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होगी जम्मू कश्मीर में। दूसरी पार्टियों को पार्टियां तो मैं मानता नहीं, खानदान है यहां पे। पार्टी तो है ही नहीं। मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बाप, मेरा दादा, खानदान चलाएगा। लेकिन गरीब को अब सताया जाएगा, ऐसा होने नहीं देंगे। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अफसर यहां पे थोड़ा सा एक आंख बंद रखते हैं। मैं यहां से उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं, आप उस नशे से बाहर आओ। जो 2 खानदानों की शराब पी रखी है, उससे बाहर आओ, वरना नशे में ही डूबे रहोगे। इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, गरीब को तंग करोगे तो एड्रेस नहीं मिलेगा आपका। कि इस पाक सरजमीन पर सुबह से हमारा इंतजार कर रहे आप सब लोग यहां पर स्टेज पे मौजूद हमारे नॉर्थ कश्मीर के बहुत सीनियर लीडर, इंचार्ज कुपवाड़ा अनवर खान साहब, हमारे बहुत ही पुराने लीडर और आज डिस्ट्रिक्ट बारामूला के प्रेसिडेंट जनाब रफीक मंगरियाल साहब, आपके चहेते हमारे इमर्जिंग स्टार नौजवान नेता राजा विकार साहब, फारूक साहब, हमारे किसान मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारूफ साहब, और यहां पे मौजूद दानी सईदा के गरीब आवाम। मैं सबसे पहले आपसे माजरत चाहूंगा कि हमें आने में देरी हुई और बारिश की वजह से हम लेट भी हुए, लेकिन आपने बारिश की भी परवाह न की, फिर भी हमारा इंतजार किया। इसके लिए मैं सर झुका के आपको माफी चाहता हूं आपसे। साथियों,
जम्मू कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर की सियासत एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है, एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां पर जम्मू कश्मीर की जनता ने इन दो परिवारों के चंगुल से निकलकर खुली हवा में सियासत करने का फैसला किया है। जिन दो खानदानों ने पिछले 70 साल से अजीब और गरीब किस्म की सियासत को यहां पे पैदा किया था, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, मेरे ही खानदान से चीफ मिनिस्टर पैदा होगा, दूसरा कहीं पे भी नहीं हो सकता, मेरे ही ब्लॉक प्रेसिडेंट का बेटा मुलाजिम लग सकता है, गरीब का नहीं लग सकता, मेरे ही ब्लॉक प्रेसिडेंट को ठेका मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता, मेरे ही परिवार का, मेरे ही पार्टी का कोई ओहदेदार जंगल का ठेका करेगा, सड़क का ठेका करेगा, बिल्डिंग का ठेका करेगा, वर्क ऑर्डर चलेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जंगल बेच दिए, ठेके बेच दिए, नौकरियां बेच दी। नौकरी कोई आम गरीब नहीं ले सकता था, काबिल लड़का नहीं ले सकता था। फारूक अब्दुल्ला साहब को मर्जी आई, हां ये मुझे पसंद है, तुझे एग्रीकल्चर में नौकरी, तुझे आरएंडबी में नौकरी, तुझे पीएचई में नौकरी, तुझे पुलिस में नौकरी। जो गरीब बेचारा, जिस मां बाप ने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया और इंतजार किया कि कोई सरकारी नौकरी लगेगी, उसे महरूम रखा गया। और जो बाकी बच गए, गरीब बच गए, उनके लिए खुला रास्ता रखा था इन दो खानदानों ने जहाद का, तुम जहाद करो। मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट का लड़का लंदन से पढ़ के आएगा, मेरे एमएलए, मेरे मिनिस्टर का लड़का मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली से पढ़ के आएगा, आप पे राज करेगा। आप पत्थर चलाओ क्योंकि दीन खतरे में है, आप गोलियां चलाओ क्योंकि दीन खतरे में है। मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए, इसको कोई खतरा नहीं आना चाहिए। और यहां से जाते थे जब दिल्ली बोलते थे हालात खराब हैं, हमारे अलावा कोई संभाल नहीं सकता। 3 पीढ़ियों ने राज किया और इसी प्रकार की राजनीति यहां पे चलाते गए। साथियों, 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, जिन्होंने ये कहा सबका साथ सबका विकास, गरीब व्यक्ति, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद एक गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पिताजी रेलवे स्टेशन पे चाय पिलाते थे, जिनकी मां लोगों के घर में बर्तन मांजती थी और इनको पढ़ाया बढ़ाया। उसके कंधों पे जब जिम्मेवारी आई, बागडोर आई हिंदुस्तान की, तो गरीब का भाग्य शुरू हुआ। जितने भी चोर चकारे थे इस देश में, मोदी जी का नारा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज तक जितनी भी सियासत यहां पे हुई, जितनी भी पार्टीज की हुई, कभी आपने देखा कि किसी भ्रष्टाचारी पे कोई मुकदमा चला, कोई केस चला, कोई पकड़ा गया? नहीं, करते ही नहीं थे। क्यों? इस बार तू आया है, तूने चोरियां की, अगली बार मैं आऊंगा, मैं चोरियां, हमारी दोस्ती पक्की, जनता को बेवकूफ बनाते जाएंगे। क्यों नहीं केस होते थे? क्यों नहीं पकड़ते थे? एजेंसी तब भी थी, सारे लोग तब भी थे, क्यों नहीं घोटाले सामने आते थे? भाई इतनी चोरियां, हर गरीब सुबह उठ के कहता था इधर खून चूसा जा रहा है, इधर लूटा जा रहा है, पैसा मरकज दे रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिश्तेदारी कर रखी थी आपस में, जब तू आएगा मुझे नहीं छेड़ना, जब मैं आऊंगा तुझे नहीं छेड़ूंगा। चोर चोर मसेरे भाई। तो गरीब को किसने पूछना था? मोदी जी ने एक लाइन खींच दी, जो चोर है उसे पूछताछ होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा सियासतदान है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रभावशाली इंसान है, लेकिन उससे पूछताछ होगी। आज से 20 साल पहले भी अगर किसी ने गरीबों का खून चूसा है, चोरी की, करप्शन की है, स्कैम किया है, स्कैंडल किया है,
उसे पूछताछ होगी। अब इनको परेशानी हो गई, भाई हमें क्यों पूछ रहे हैं? अब तो जमहूरियत खतरे में है। क्यों? क्योंकि अब मिनिस्टरों को पूछा जा रहा है, भाई तूने इतना पैसा कहां से लाया? तूने सरकारी जमीन इसने ऐसी कैसे हड़प की? इतनी बिल्डिंगें कहां से लाई? तनख्वाह तो तेरी 25,000 थी, 25,000 थी ना, 35 रखो एमएलए की। करोड़ों अरबों तो बैंक में है, 10-10 मकान तुझे यहां से दिल्ली तक है, तेरे बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते हैं। उस 35,000 पे कहां से इतना तूने किया? पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए? अब जमहूरियत इनको खतरे में दिखती है। पहले दीन खतरे में दिखता था, अब जमहूरियत खतरे में दिख रही है कि नहीं? जमहूरियत खतरे में है। साथियों, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर की सियासत एक ऐसे चौराहे पे पहुंची है जहां पे गरीब ने फैसला करना है कि हमने किस तरफ जाना है। अब हम गुमराह नहीं होंगे। आज फारूक अब्दुल्ला साहब को पूछा जा रहा है कि 40 करोड़ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला हुआ है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आया है, उसका हिसाब दो। अब उसे याद आती है, मैंने पैंथर पार्टी के जलसे में जाना है रामनगर, देखा ना आपने? जितनी पार्टियां हैं उधर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि तलवार लटक रही है। सिर्फ 40 करोड़ नहीं, यहां से लेके दिल्ली तक इनके घोटाले ही घोटाले हैं। इसलिए ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे। लेकिन भाजपा घबराने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है, याद रखना आप। हम मॉरलिटी की सियासत करते हैं, नैतिकता की सियासत करते हैं। हर मजहब इंसानियत को पहला दर्जा देता है। आप मुझे बताइए, इंसानियत के इस कानून में कहां पे लिखा है कि भाई तुम चोरियां भी करो, डाके भी डालो, तुम बड़े सियासतदान हो, आपको नहीं पूछा जाएगा? क्यों नहीं पूछा जाएगा? जब एक आम गरीब पे वही कानून लाजिम है तो एक बड़े पर क्यों नहीं होना चाहिए साथियों? इसलिए आज जम्मू कश्मीर और देश की राजनीति, देश की सियासत एक ऐसे मोड़ पे है जहां पे लोगों ने फैसला किया है कि हम मोदी के साथ हैं। रोज ये दौड़ रहे हैं लोगों को जमा करने के लिए, रोज दौड़ रहे हैं, लेकिन लोग इनसे जमा हो ही नहीं रहे। क्या क्या इन्होंने हवाले दिए, ये करेंगे वो करेंगे। कभी बोलते हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, अब 370 हटाया, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। पंचायत आया, बीडीसी आया, डीडीसी आया, म्युनिसिपल आया, तब तो नंगे पांव दौड़े चुनाव लड़ने। हम तो कहते नहीं लड़ो। अगर तुम्हें नैतिकता प्यारी है तो नहीं लड़ो ना। साथियों, ये दो चेहरे लेके जो राजनीति में थे, आज उनका पर्दाफाश हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसने आज पूरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है यहां के उड़ी के वतन परस्त लोग जो अपने आप को सीना चौड़ा करके हिंदुस्तानी बोलते हैं, जीरो लाइन पे इस बॉर्डर पे डटे हुए हैं, यहां पे कितनी परेशानियों का सामना करते हैं, आप लोगों का भी फक्र से सीना चौड़ा होता होगा जब इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश का डंका पूरे वर्ल्ड में बजता है। इस वक्त उस वक्त आपका भी सीना चौड़ा होता है। साथियों, वकार साहब ने आपको यहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की बात की। मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूं। उड़ी के लोगों को बहुत देरी ना डिमांड थी, क्योंकि यहां पे ये चाहते नहीं थे किसी भी, एक मिनट यार, यहां पे नहीं चाहते थे। यहां पे आज तक आप मुझे बताओ, शेड्यूल्ड ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसने दी? 70 साल हुकूमत करते रहे, पंचायती राज पूरे मुल्क में चल रहा था। 73rd 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं आने देते थे। पहली बार मोदी जी ने कहा यहां पे पंचायती राज का निजाम कायम करेंगे, हम बीडीसी के इलेक्शन कराएंगे, हम डीडीसी के इलेक्शन कराएंगे, और ये मोदी राज में ही पॉसिबल हो पाया, मुमकिन हो पाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीडीसी डीडीसी में शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन भी दी। एरिया को, उड़ी के एरिया को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करने के लिए एक कमेटी बनी जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी पार्लियामेंट से बिल पास होके उड़ी के लोगों को एक और सौगात मोदी जी की तरफ से होगी। मेरे जैसा एक कार्यकर्ता सर झुका के आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें आपके वोट चाहिए।
हमें ये सीट चाहिए। आज तक जिन लोगों ने यहां पे नुमाइंदगी की, उनकी जरा किताब पढ़ो। 800 कुछ कनाल सरकारी जमीन जम्मू के तवी के साथ में हड़प कर ली। फिक्र होगी कि उड़ी का गरीब, बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं, किसी नशे में नहीं कह रहा हूं। मैंने जिंदगी में कभी नशा नहीं किया है, इसलिए बड़े होशो हवास में कह रहा हूं, बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं, घमंड से नहीं कह रहा हूं, बड़ी शालीनता से कह रहा हूं। आने वाली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होगी जम्मू कश्मीर में। इसलिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टियों को, पार्टियां तो मैं मानता नहीं, खानदान है यहां पे, पार्टी तो है ही नहीं। मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बाप, मेरा दादा, खानदान चलाएगा। यहां किसी गरीब लड़के को नहीं। सुनील शर्मा किश्तवाड़ से आया है, उड़ी में बीजेपी के लिए खड़ा है। यहां तो खानदान चलाते हैं, यहां कार्यकर्ता चलाता है पार्टी। साथियों, इसलिए मैं कि आने वाली जनता पार्टी की होगी। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि चुनाव से पहले आपके जितने मसाइल होंगे, जेन्युइन मसाइल होंगे, उनके लिए हम पूरा मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। मुख्तार साहब हमारे यहां के सेक्टर इंचार्ज हैं, इस बूथ के मेंबर हैं। इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो 2-3 बूथ को ये देखते हैं, उन बूथ्स की जितनी भी समस्याएं हैं, हमने हर महीने एक मीटिंग करनी है जिसमें मुख्तार साहब आएंगे और यहां पे जो हम ऑफिस में मैकेनिज्म चलाएंगे, राजा साहब ये नोट करके रखिएगा, ये जो मैकेनिज्म हम चलाएंगे, इस मैकेनिज्म को बड़ी मजबूती के साथ हम जवाब दे रहेंगे लोगों के। हां, अब जो बाउंड्री से बाहर हो, जो हमारी हदूद से बाहर हो, उसे हम स्पष्ट करेंगे कि यह चीज नहीं हो सकती, लेकिन गरीब को अब सताया जाएगा, ऐसा होने नहीं देंगे। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अफसर यहां पे थोड़ा सा एक आंख बंद रखते हैं, मैं यहां से उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं। आप उस नशे से बाहर आओ। जो 2 खानदानों की शराब पी रखी है, उससे बाहर आओ, वरना नशे में ही डूबे रहोगे। इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, गरीब को तंग करोगे तो एड्रेस नहीं मिलेगा आपका। हमारे जितने भी मोजिज यहां पे वर्कर हैं, हम बहुत जल्दी एक मीटिंग मुंतखिब कर रहे हैं। उस मीटिंग में हम फैसला कर रहे हैं कि उड़ी में किस प्रकार से ये मैकेनिज्म डेवलप करके हम लोगों की खिदमत करें, लोगों के मसाइल को हल करें। ये बहुत जल्दी फाइनल करके हम आपके बीच में आएंगे। हमारे बूथ प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे सेक्टर इंचार्जेस हैं, इनकी हम मंथली मीटिंग करेंगे, इनसे भी जवाब लेंगे। ऐसा नहीं है, मुख्तार साहब के पास अगर 10 एप्लीकेशंस आई हैं, क्या इन्होंने पहुंचाई दफ्तर में? हमारे पास पहुंचाई, अजाला कराया नहीं कराया, ये भी जवाब दे होंगे, और हम इनके पास जवाब दे होंगे। अगर हम नहीं करा पाए, जो नहीं हो पाए, वो हम साफ बोलेंगे। इस प्रकार से अनवर साहब यहां पे खुद बैठे हुए हैं, ये भी लगातार आएंगे। मैं भी आपके बीच में अब लगातार आता रहूंगा। जब तक ना हम कमल के फूल को यहां पे जिताएंगे, तब तक मैं लगातार आपके बीच में आऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आखिर पे एक बात, ये इस प्रकार का दौरा नहीं मानिए कि आते हैं लीडर, माइक पकड़ के स्पीच की, चले गए, लोग आए, उनको क्या मिला। नहीं साथी, आज हम पर्टिकुलरली बूथ को लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम चल रहा है बूथ को एम्पावर करने का। उस बूथ को लेके मैं पर्टिकुलरली इस बूथ पे आया हूं। इस बूथ के लिए आगे किस प्रकार से हमारी कमेटी बने, वो लोगों के से किस प्रकार से काम करे, इनके साथ बैठ के ये फैसला हम करेंगे। इसलिए आप ये नहीं सोचना कि एक जनरल ट्रेडिशनल पब्लिक मीटिंग है, नहीं, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक इस बूथ में हम आए हैं। अपनी बात हमने रखी, मोदी जी की पॉलिसीज हमने रखी, वो अलग बात है, लेकिन इस बूथ को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं, गरीबों को लेके, नौजवान को लेके, सड़क को लेके, अस्पताल को लेके, बीकन को लेके, इसके लिए हम चिंतित हैं, गंभीर हैं, सीरियस हैं, और जरूर इसका कोई न कोई
वे आउट निकाल के बहुत जल्दी मुख्तियार साहब आपके बीच में हम आपको भेजेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।